વેંકટેશ નામ ઘણું જ પ્રચલિત છે। એમ.આર. વેંકટેશ સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલ છે અને સાથે જ એક લેખક પણ છે। આજે તેમની બુક રિટેનિંગ બેલેન્સ ધ ઇન્ટરનલ વે અમદાવાદની હોટલ હયાત રેજન્સી ખાતે લોન્ચ થઈ હતી। આ પુસ્તકમાં દરેક પરિસ્થિતિમાં બેલેન્સ કેવી રીતે કરવું તે અંગે જાણકારી આપવામાં આવી છે। નટરાજ શિલ્પ ઘણા જ જાણીતા અને સૌથી મોટા બેલેન્સર હતા, તેથી આ બુકના પ્રતીક સમાન પણ છે। નટરાજનના ક્રિએશન ડિસ્ટ્રક્શનના બેલેન્સિંગ પર આધારિત આ પુસ્તક છે। આ પુસ્તકમાં સિવિલાઇઝેશનલ ઇકોનોમિક્સ સંસ્કૃતિથી જોડાયેલી અર્થશાસ્ત્રની વાતો છે। દેશ અને સમાજ કર્મ અને ધર્મ સાથે જોડાયેલ છે। તો આવો જોઈએ આ પુસ્તકના લોન્ચિંગનો ખાસ કાર્યક્રમ। मैं एम.आर. वेंकटेश हूँ और मैं एक अंग्रेजी में एक बुक लिखा है जिसका नाम है रिटेनिंग बैलेंस द इटर्नल वे। यही ये बुक है जिसमें आप देख सकते हैं कि नटराज जी का एक शिल्प आपके सामने प्रस्तुत है और नटराज जी जो हैं सबसे बड़े बैलेंसर हैं। क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों का वो बैलेंस करते हैं। इसी को आधार रखते हुए मैंने सिविलाइजेशनल इकोनॉमिक्स अपनी संस्कृति से जुड़ी हुई अर्थशास्त्र पर ये किताब लिखा है। किताब में मैंने एक बड़ा प्रश्न उठाया है कि सबसे बड़ा खोज आविष्कार मनुष्य का क्या होता है। कोई बोलते हैं कि उसने परमाणु हत्या ढूंढ लिया, उसे सबसे बड़ा आविष्कार है। कोई बोलता है नहीं आग है, कोई बोलता है नहीं चक्र है, कोई बोलता है लॉ है, कोई बोलता है नहीं डेमोक्रेसी है। मैंने सोचा कि इससे बढ़कर एक चीज जो होती है, जब हम एक एनिमल थे और वहां से हम मनुष्य बन गए, तो उस समय की एक खोज हमने एक आविष्कार की थी, वो है फैमिली मैरिज, जिसके कारण पति पत्नी का एक संबंध जुड़ गया और एक पति का जो संबंध एक पत्नी के साथ होता है उसी को हम संस्कृति का आधार मानते हैं। संस्कृति कहाँ से शुरू हुई? जब हम भैंस या कोई जानवर के जैसे अगर हम आगे पीछे दौड़ रहे हैं तो हम संस्कृति उनके ऊपर लागू नहीं कर सकते हैं। संस्कृति तब से शुरू हुई है जब एक आदमी को एक पत्नी और एक पत्नी को एक आदमी मिल गया। इसी को हम एक सोशल ऑर्डर बोलते हैं और इस सोशल ऑर्डर को कायम रखे हुए परम पूजनीय राम जी ने अपना जीवन का एक संदेश हमको देकर दिया है और इसी से आधारित संस्कृति से आधारित समाज में तभी एकदम पीस
प्रॉस्पेरिटी सब फैलती है। और उसी के कारण, उसी आविष्कार के कारण, फैमिली के आविष्कार के कारण, मैरिज के आविष्कार के कारण हम आगे बढ़े और उसके बाद बहुत कुछ हमने आविष्कार किया, मनुष्य ने आविष्कार किया। लेकिन अगर फैमिली का आविष्कार नहीं होता, अगर मैरिज का आविष्कार नहीं होता, तो हम क्या जानवर जैसे भटकते रहते? जरूर हम जानवर के जैसे भटकते रहते। तो इसी पर केंद्रित, संस्कृति पर केंद्रित वित्त शास्त्र, अर्थशास्त्र, इस पर हमने पूरा एक ढांचा लिखा है। जो एक कॉन्स्टिट्यूशन है, हम जो भारत के संविधान के बारे में बात करते हैं, जो 47 से 49 तक लिखा गया था, वो एक बड़ा ही एक महत्वपूर्ण एक डॉक्यूमेंट है, जिसको परम पूजनीय अंबेडकर जी ने के नेतृत्व में लिखा गया था। उसमें बड़े बड़े नेता थे, नेहरू थे, उसमें वल्लभ भाई पटेल जी थे, बहुत सारे लोग थे जो हमारे आज भी हम बहुत आदर के साथ उनके नाम लेते हैं। लेकिन इसमें एक कमी रही जो वास्तविक है, वो है कि हम 1000 साल हम जूझते गए, भारतीय संस्कृति पर एक आघात हो रहा था, उसको हम जूझते गए और 47 तक हम बहुत ही थके हुए एक समाज थे। और इस कारण जो हमने लिखे हैं, हमारे संविधान जो हमने लिखे हैं, वो पूरे 1935 के 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पर ही केंद्रित है, आधारित है।
जब लिखी गई थी तब हम भारत एक गुलाम देश था, और आपको तो मालूम है वो ब्रिटेन ने हम पे काबू रखा था। और ब्रिटेन जो कि एक ईसाई देश है, उसने अपना जो ढांचा बनाया है वो ईसाई धर्म के अंतर्गत उसने ढांचा बनाया, उसके कानून ईसाई धर्म के अंतर्गत बनाया, और ये जो 1935 एक्ट है उसको ईसाई धर्म के अंतर्गत बनाया। इस पे हमको कोई एतराज नहीं है। लेकिन जब हमने एक स्वतंत्र भारत जब एक अपना ढांचा लिखता है, अपना एक संविधान लिख लेता है, तब अपने संस्कृति, अपने राम जी, अपने कृष्ण भगवान, अपने जो संस्कृति है, अपना जो एक समझ है, इसको हमने छोड़ के हमने क्या कर दिया कि 1935 एक्ट को अपना लिया। इसका फलस्वरूप क्या होता है, हम आज भी हम राइट्स बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। राइट्स बेस्ड यानी कि अधिकार, मूल्याधिकार के अंतर्गत ही हम अपना संविधान की ढांचे को बनाया है। लेकिन अगर आप देखते हैं कि हम देश भर में, देश का जो एक समाज है, आप हैं, मैं हैं, सब हम कर्म और धर्म से जुड़े हुए हैं। हम एक कर्म बेस्ड सोसाइटी हैं, लेकिन राइट्स बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन है।
इसमें एक बड़ा टकराव आ रही है। इस टकराव के कारण समाज में बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो हम इसको समाधान की ओर नहीं ले जा रहे हैं, लेकिन तनाव की ओर ले जा रहे हैं और तनाव बढ़ता जा रहा है। अगर भारत एक स्वतंत्र देश होना चाहिए, जिसकी हमें महसूस है, गर्व है, लेकिन हमको एक अभाव भी है कि कहीं ना कहीं हम कहीं चूक रहे हैं, हम कहीं ना कहीं हम अपनी आज़ादी का पूरा जश्न नहीं बना रहे हैं। तो इसमें हमको क्या कमी है? ये एक कमी है कि संविधान जो है एक राइट्स बेस्ड है, जो ईसाई धर्म के मूलाधिकारों पर केंद्रित है, लेकिन अगर हम इसको कर्म के ऊपर आधारित कहें, अगर सरकार को ये ना बोला जाए कि उसके एक अधिकार है, लेकिन उसका एक कर्तव्य है, हर एक सरकार को एक कर्तव्य है, हर एक नागरिक को एक कर्तव्य है। और इस कर्तव्य का मैं एक ही उदाहरण दूंगा, जैसे कि मेक्सिको देश है। मेक्सिको में अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे को पैदा करते हैं तो उसको स्कूल लेकर जाने का उन पर ही दायित्व दिया जाता है, यानी कि आप अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के एक सक्षम रूप में आप समाज के सामने प्रस्तुत करेंगे। लेकिन यहाँ में आर्टिकल 14 एक जो सब 14 एंड अदर्स वी हैव अमेंडेड, जिसके ऊपर हमने ये कह दिया कि सरकार की दायित्व है कि बच्चों को पढ़ाना, तो माँ बाप का कोई दायित्व नहीं है, माँ बाप का कोई दायित्व नहीं बनता कि बच्चों को वो शिक्षा दे या ना दे। ये यहाँ से शुरू होती है।
आज मैं महात्मा जी के यहाँ उनके लैंड में हूँ। तो उन्होंने 47 में उन्होंने जब उनके असैसिनेशन के कुछ महीने के उपरांत उन्होंने कहा कि उन्होंने अंग्रेजी में लिखा, उसका मैं सीधा उन्हीं के शब्दों में कह देता हूँ कि उनको आमंत्रित किया गया कि आप ह्यूमन राइट्स पे अधिकारों पर आप एक लेख लिखे, आप उस पर टिप्पणी करें। तो उन्होंने कहा कि मैं मेरी माँ, आई हैव लर्न फ्रॉम माई illiterate but wise mother that there is no rights without duties. कर्म के बिना किसी का कोई अधिकार ही नहीं बनता है। इतना बड़ा वाक्य उन्होंने कह दिया। लेकिन 47 में आपको पता है कि 48 तक उनका निधन हो जाता है और ये काम अधूरा ही रह गया है। हमें महात्मा गांधी जी का जो एक प्रेरणा है, महात्मा गांधी जी का एक सोच है, उसको हम आगे ले जाना चाहिए। इसी को आधारित रखते हुए, उसी सोच को मैं इस बुक में केंद्रित रखे हुए मैं इस बुक को आज सार्वजनिक कर रहा हूँ अहमदाबाद में। मैं ये चाहता हूँ कि इस किताब को अगर कोई आए, गुजराती में अगर अनुवाद करना चाहे उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग टिप्पणी करें, इसको पढ़ें, इसकी आलोचना करें, इससे कुछ बहस हो, इस पर कोई तर्क हो और बात आगे बढ़े। इससे मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय हिंद, नमस्कार। તો ફરીથી મળીશું, ત્યાં સુધી મને રજા આપશો. નમસ્કાર.